सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं सुनील सुमन, हमारे YouTube चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज से हम लोग बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग जो है 2025 में जो पूछे गए प्रश्न है जो मैथमेटिक्स के हैं, इन्हीं प्रश्नों का हम लोग सरल करेंगे। मैं आपके लिए प्रतिदिन 1 घंटे का ऑब्जेक्टिव का क्लास लेकर के आऊँगा। चलिए, आज का 1 नंबर सवाल क्या है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री से है, और 2 नंबर का सवाल क्या है, ये समांतर श्रेणी से है। तो ये दोनों प्रश्न ऑब्जेक्टिव है और इसे हम प्रयास करेंगे आपको बेहतर तरीके से और सरल भाषा में समझाने का। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो सबसे पहला जो प्रश्न है ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि cos स्क्वायर ए इंटू 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू वाट। अब इसके लिए क्या है जानते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो A B C D, और चारों में जो है 4 तरह की चीज़ें दिए हुए हैं जो अलग अलग तरह के हैं। अब इनमें क्या है, कोई एक ही तो इनका आंसर होगा ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद देखेंगे क्या हमारा साइन स्क्वायर ए आ रहा है, कॉसेक स्क्वायर ए आ रहा है, 1 आ रहा है, या फिर tan स्क्वायर ए आ रहा है। तो चलिए आइए हम लोग इसी का शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। दोस्तों, अगर आगाज बेहतर हो तो अंत भी बेहतर होगा, इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको बेहतर तरीके से सिखाने का प्रयास करूंगा। तो 1 नंबर प्रश्न क्या है, लिखेंगे cos स्क्वायर ए इंटू 1 + tan स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए यहाँ पे लिखें, और देखो इतना सा जो है ये फार्मूला किसका होता है, तो आपको बताएं फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर एंगल ए ही डालते हैं माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर आप सेक स्क्वायर का निकालिएगा तो ये सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर ए के बदले में सेक स्क्वायर ए लिखेंगे और ये मल्टीप्लाई में होगा सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम लोग सेक स्क्वायर ए लिख दिए। अब ये क्या होगा, तो हम लोग फिर लिखेंगे cos स्क्वायर ए को लिख दीजिए 1/, ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए, इंटू में क्या है सेक स्क्वायर ए, और यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो 1 × 1 मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या आएगा 1। देखिए कितना शानदार प्रश्न था और हम लोगों ने इसे बहुत ही बेहतर तरीके से जो है सीखे। तो यहाँ पे इनका आंसर क्या आया 1, और इस प्रकार जो है इसका जो वैल्यू है वह C नंबर 1 इसका राइट आंसर है। ये निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी के लिए आप लोगों को बताएं कि जब भी समांतर श्रेणी के प्रश्नों में आएंगे तो वहाँ पे हमें क्या देखना है कि 2 पदों के बीच जो है, 2 पदों के बीच जो कॉमन डिफरेंट है वह इक्वल है या नहीं। अगर 2 पदों के बीच में कॉमन डिफरेंट अगर इक्वल है तो वह समांतर श्रेणी में होगा, और कॉमन डिफरेंट अगर बराबर नहीं है तो वह समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो हम लोग इसी चीज़ को चेक करेंगे। देखिए 7 और 1 के बीच में कितना का डिफरेंट है, 6 का। 9 और 7 के बीच में कॉमन डिफरेंट कितना का है, तो 2 का। देखिए यहाँ जो है इनके बीच में 6 का है और यहाँ पे 2 का है, तो अब आगे जाना ही नहीं है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए इनके बीच में 5 और 3 के बीच में क्या है, बी नंबर में देखिए तो 5 3 के बीच में कॉमन डिफरेंट 2 है। 8 और 5 के बीच में कॉमन डिफरेंट 3 है, तो ये भी समांतर श्रेणी में नहीं होगा। सी नंबर में देखिए, सी नंबर में क्या है, 3x है, 3x में 1x लेस कीजिएगा तो 2x बचेगा, 2x बचेगा, और फिर 6x और 3x में लेस करेंगे तो यहाँ पे 3x बचेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ 2x कॉमन डिफरेंट है और यहाँ पे 3x है, तो यह भी जो है हमारा समांतर श्रेणी में नहीं होगा। अब यहाँ पे आइए 3x और 2x में लेस कीजिएगा तो यहाँ x बचेगा, फिर 4x को 3x में लेस करेंगे तो x बचेगा, और फिर 5x को x में 4x में लेस करेंगे तो x बचेगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि डी नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पे कॉमन डिफरेंट क्या है, इक्वल है, और जब इक्वल है तो इसका मतलब डी नंबर इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। यह पद जो है समांतर श्रेणी में है। इसी प्रकार से अब हम लोग जो है 2 नंबर प्रश्नों का जो है हल कर लिए। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे, चूंकि भैया मेरे पास संसाधनों की कमी है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं, और 3 नंबर प्रश्न क्या है, 2 वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 दिया हुआ है। तो 2 वृत्त है और उन वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है। देखिए 2 वृत्त है, तो एक वृत्त और ये दूसरा वृत्त।
और ये वृत्त है और इनके त्रिज्याओं का जो अनुपात दिया हुआ है R1 और यहाँ पे R2 जो लिखेंगे, इन त्रिज्याओं का अनुपात हमें क्या दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो दोनों का जो है क्षेत्रफल जो भी होगा इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो ये बहुत ही शानदार प्रश्न है और हम लोग इसे सरल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम वृत्त, फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल और इसे अनुपात में लिखेंगे सेकंड वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई R1 का स्क्वायर लिखेंगे और इसको लिखेंगे पाई R2 का स्क्वायर। अब इसी को सरल करने के बाद जो है हमें A नंबर, B नंबर, C नंबर या D नंबर में कोई एक ऑप्शन है जो हमें आंसर के रूप में मिलेगा। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल। R1 का अनुपात कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए अब बटे फिर R2 का वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए और 3 तिहाई 9 निकलेगा अब बटे 4 चौक 16 और इसी को हम क्या लिख देंगे 9:16। इसी को क्या लिखेंगे 9:16। तो अब 9:16 आपका कहाँ पे है, तो 9:16 जो है आपका ऑप्शन सी में है और सी क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। छात्रों अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे और यह प्रश्न क्या है वृत्त से ही संबंधित है। इनमें क्या कहा गया है कि दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 5:7 है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। अब यहाँ पे क्या है परिधि का अनुपात दिया है और हमसे क्या पूछा है त्रिज्या का अनुपात बताइए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे दो वृत्त अगर हम बना दें और इनके जो है परिधियों का अनुपात कितना है 5:7 के रूप में दिया हुआ है, तो इन्हीं दोनों वृत्त की त्रिज्याओं का जो है अनुपात हमें निकालने कहा गया है। तो यहाँ पे यह प्रश्न भी बहुत ही शानदार है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वृत्त की परिधि। तो परिधि के लिए फॉर्मूला क्या होता है वृत्त की परिधि के लिए, तो C1 के लिए लिखेंगे 2πr1, ठीक है, और फिर यहाँ पे C2 लिखेंगे और इसके लिए फिर ये परिधि क्या हो जाएगा 2πr2। तो यहाँ पे दोनों परिधि का जो अनुपात कितना दिया है 5:7, तो 5:7 लिखेंगे और यहाँ से 2π कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे देखिए R1/R2 का वैल्यू निकल गया। तब इसी चीज़ को हम लिखेंगे R1/R2 = 5:7 और यही हमारा क्या हुआ करेक्ट आंसर हुआ। तो अब यहाँ पे हमें ढूंढना है कि 5:7 कहाँ पे है, तो 5:7 कहाँ पे है बी नंबर में और 20 का क्या है करेक्ट आंसर है। अब हम लोग 5 नंबर प्रश्नों का हल करेंगे। 5 नंबर प्रश्न क्या है कि बिंदु 3, -4 किस पाद में स्थित है। यह प्रश्न भी जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न कम से कम 2 अंक के आपको पूछे जाते हैं। तो जब चतुर्थांश वाले प्रश्न आएंगे तो चतुर्थांश वाले प्रश्न में जो है आपको एक चीज़ को हमेशा याद रखना है कि ये जैसे एक्स एक्सिस है x डैश y और ये y डैश है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रथम पाद। इसको क्या कहते हैं प्रथम पाद, ठीक है। इसको सेकेंड पाद, इसको सेकेंड पाद यानी द्वितीय पाद, और इसको तृतीय पाद कहते हैं तृतीय पाद, और इसको चतुर्थ पाद, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि प्रथम पाद में आपका जो दोनों पद होते हैं वह प्लस में होते हैं, किसमें प्लस में होते हैं। सेकेंड में पहला जो पद होता है वह माइनस में और दूसरा प्लस में, और तृतीय पाद में जो है दोनों माइनस में होते हैं माइनस में, और चतुर्थ में जो है दोनों प्लस में होते नहीं, चतुर्थ में जो है आगे का टर्म जो है वो प्लस में और पीछे का माइनस में होते हैं। तो इसी चीज़ को आपको क्या करना है याद रखना है, और यहीं से जो है आपका जितने भी बिंदु पाद वाले पूछेंगे उनका जो है आप सेकेंडों में जो है सॉल्यूशन बता दीजिएगा। तो इनका जो है देखिए हम लोग आते हैं और तुरंत इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट में कि इसका कितना होगा। तो ये देखिए पहला टर्म क्या है प्लस में, दूसरा माइनस में है, तो ये पहला प्लस माइनस, तो प्लस माइनस का खेला कहाँ पे हुआ है देखिए प्लस माइनस का जो खेला
चतुर्थ पाद में हुआ है, चतुर्थ पाद में, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे डी नंबर, क्योंकि यहाँ पे है चतुर्थ। अब हम लोग आते हैं बहुपद वाले सवाल पे। देखिए बहुपद वाले सवाल भी जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या कहा है कि बहुपद 2x² - 4x - 6 के शून्यांक है। तो इसमें जो है हमें ये बताना है कि ए बी सी डी में जो है कौन इनके शून्यांक है। तो शून्यांक निकालने के जो है तरीके होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को लिखेंगे और जो है फिर शून्यांक निकालेंगे। 2x² - 4x - 6 और इक्वल टू लिखेंगे 0। तो यहाँ पे देखो ये शून्यांक निकालेंगे तो ये है हमारा क्या, द्विघात समीकरण, और इसको गुणनखंडन विधि से हम लोग सरल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 और 6 को गुना करेंगे तो ये 12 आएगा, और 12 का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 से 6 बार में और 2 से 3 बार में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको 3 दूनी 6 और 2, 6 2 में इसको जो है 4x को तोड़ेंगे, लिखेंगे 2x² - 6x और प्लस 2x - 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 2x कॉमन लीजिएगा इस दोनों से, तो यहाँ पे x और -3 आएंगे, और यहाँ से +2 कॉमन लीजिएगा तो x फिर 3 आएंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये दोनों कॉमन आ जाएगा तो x - 3 और फिर इस दोनों को एक साथ लिख दीजिए 2x और +2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि x - 3 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x इक्वल टू 3 आएगा, और यहाँ से 2x + 2 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x इक्वल टू 2 - 2/2 आएगा, और x इक्वल टू -1 आएगा, -1 आएगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 3 जो है 3 हमारा प्लस में है और 1 हमारा माइनस में है। तो 3 प्लस में है, 3 प्लस में है और 1 माइनस में है, ये हमारा ऑप्शन बी में है, इसलिए इसका आंसर। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं, और ये भी एक शानदार प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्न है sin² 90 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो इस तरह के जब प्रश्न आए तो डायरेक्ट आप लिखिए sin² 90 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री, ठीक है। अब sin 90 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, और tan 45 का भी मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 1 में 1 जाएगा 0। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी में है संख्या 8 पे। और ये प्रश्न क्या है, बहुत ही शानदार है। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा में जो है हमें 45 डिग्री का मान रखना है, और फिर ऑप्शन को ढूंढना है कौन सा ऑप्शन है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान 45 डिग्री रखेंगे, और यहाँ पे भी थीटा का मान 45 डिग्री रखेंगे। साइन 45 का मान होता है 1/√2, फिर कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2। तो एलसीएम ले लीजिए, √2 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/√2। तो देखिए तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका परिमेयकरण कीजिए। इसका परिमेयकरण कर 2/√2 गुने √2/√2, तो ये हो गया 2√2 अब बट्टे के 2 से 2 कैंसिल, निकला क्या √2। अब ये ऑप्शन में ढूंढिए कहाँ है, ऑप्शन बी में है।